चलिए आज हम लोग का टॉपिक है कास्ट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की लागत और प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो जब कोई कंपनी अन्य कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है या ये चाहती है कि जो कंपनियां हैं वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, हमारी पॉलिसी को फॉलो करें, उन पर अपना प्रभुत्व हम रखना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उन सभी कंपनियों के जितने भी इक्विटी शेयर इशू हैं उसमें से 50% से अधिक आपको शेयर परचेज करना होगा, तभी आप उन कंपनियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जब दूसरे कंपनी की 50% से अधिक शेयर आप परचेज करोगे तो उस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी मेंबर होंगे आधे से अधिक मेंबर को आप अपॉइंट करने के राइट रखोगे। यानी कि दूसरे कंपनी के संचालक मंडल में जितनी भी संचालक हैं उसमें से आधे का अधिक की नियुक्ति हम करेंगे। जब उस कंपनी के डायरेक्टर सारे हमारे रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो पॉलिसी हम उनको लिख लिख के देंगे वही वहाँ पे पॉलिसी लागू होगी। इस तरह किसी भी कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए हमको करना क्या है, दूसरे कंपनी के शेयर को परचेज करना है। जैसे एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट 31/3/2020 को बना है, 10,000 शेयर इशू है, एक शेयर कितने का है ₹10 ईच। कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख जितनी कैपिटल होती है उतनी हमारी असिस्ट भी होती है। 1 लाख हमारा असिस्ट है, बैलेंस शीट हम लोगों का इक्वल बराबर है। यदि हमको इस कंपनी पे कंट्रोल करना है, इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में करना है, तो ये प्रॉपर्टी किसके अंडर में अभी है, ये प्रॉपर्टी सर इन शेयर होल्डरों के अंडर में है। इन शेयर होल्डरों को अगर हम अपने अंडर में कर लें तब तो सर ऑटोमेटिक हमारे अंडर में हो जाएगी। यदि कंपनी के पास प्रॉफिट भी है, ऐसा प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, यदि प्रॉफिट को लाभांश के रूप में नहीं बांटा गया है तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो होती है। तब तो बैलेंस शीट का टोटल हो गया 20,000। अगर प्रॉफिट होगी तो इधर हमारा असेस्ट भी बढ़ेगा, भाई प्रॉफिट कैश के रूप में आया होगा ना, तो इधर बैंक हो जाएगा हम लोगों का। बैंक कितना हो जाएगा, 20,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब तो इन दोनों पे किसका कंट्रोल है, यानी कि क्या है, असेस्ट भी है और बैंक आपके पास है। इन दोनों प्रॉपर्टी पे इन लोगों का कंट्रोल है। किसका है, शेयर होल्डर है। अपीएल किसका है, शेयर होल्डरों का ही है, क्योंकि इसी के बराबर तो ये वैल्यू है ना। इसका मतलब शेयर होल्डर का पीएल, इनका जो इंटरेस्ट है वो सारा क्या है, शेयर होल्डरों की ही वैल्यू होती है। यानी कि हमको अब जब परचेज करेंगे तो प्रॉफिट को भी परचेज करना है। तो यही रीज़न है कि जब हम लोग किसी सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट को परचेज करते हैं या शेयर को परचेज करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होती है उसको हम लोग परचेज प्रॉफिट भी कहते हैं या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कहते हैं। प्री एक्विजिशन रिजर्व या प्रॉफिट दोनों कहते हैं हम लोग हैं। तो जब परचेज करेंगे इस डेट पे जो भी इनकी वैल्यू होगी जो इनको रिप्रेजेंट कर रही है, सारे वैल्यू को हम क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। और इनके परचेज के बदले में फॉर कंसिडरेशन, प्रतिफल के बदले में जो इनको हम पेमेंट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट ऑफ कंट्रोल। यानी कि क्या इस दोनों की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 को पाने के लिए अगर पूरा परचेज करते हैं तो 50% से अधिक, मतलब अगर 60% परचेज करते हैं तब तो इसका हो जाएगा 10,000 का, 1 लाख का 60% 60,000, इसका 60% हो जाएगा 12,000, यानी कि 72,000 परचेज कर रहे हैं। यदि हम पूरा परचेज करें, मान लेते हैं कि हम दूसरे कंपनी के 100% शेयर परचेज कर रहे हैं तो फुल कंट्रोल आपका, फुल्ली ओन्ड होल्डिंग कंपनी आप कहे जाएंगे। तो यहाँ पे यदि आप पूरा शेयर परचेज करते हो, इसके बदले में जो हम इनको पेमेंट करते हैं, भाई फ्री में तो शेयर आप परचेज करोगे नहीं, इनके शेयर होल्डर आपसे पैसा मांगेंगे ना। तो हम इनको क्या पेमेंट करते हैं, इनके लिए गए टेकिन ओवर शेयर एंड प्रॉफिट के बदले में क्या पेमेंट करते हैं
क्या हमारी लागत आती है इन दोनों को लेने की, उस लागत को ही क्या बोलते हैं, नियंत्रण की लागत या कास्ट ऑफ कंट्रोल। और ये नियंत्रण की लागत दो तरह की होती है, एक होती है एज गुडविल के रूप में, दूसरे होती है हम लोग की एज कैपिटल प्रॉफिट के रूप में। तो कब गुडविल होगा ये नियंत्रण की लागत, कब हम लोगों का कैपिटल रिजर्व होगा, यदि कंसिडरेशन अमाउंट इज मोर देन टेकिन ओवर शेयर कैपिटल एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व, तब तो यानी दे रहे हैं आप कितना, उसको पा कितना रहे हैं, 1,20,000 पा रहे हैं आप 1,20,000 और उसको आप दे रहे हो 1,40,000, तो क्या होगा सर, वो 20,000 रुपये क्या कहलाएगा आपका, एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना। तो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जब हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। क्यों गुडविल के लिए देते हैं, महत्व के लिए उसके दे रहे हैं। उस कंपनी की गुडविल मत लीजिए आप शेयर, चाहे दूसरी कंपनी को होल्ड कर लीजिए, तो नहीं आप ही का लेना है, क्योंकि आपको लेने से फ़ायदा ये है कि आप हमारा कोयले, हम स्टील फैक्ट्री हैं, आप कोयला वाला बनाते हैं, तो जो कम से कम हमको सप्लाई, कोयले की सप्लाई नियमित रूप से हमको होता रहेगा। ठीक है, 10 पैसा आप बेसी ही ले लीजिए। तो उनको हमने कितना दिया है, लिया कितना है 1,20,000 और दिया कितना उनको 1,40,000, तो 20,000 क्या कहलाएगा, गुडविल के रूप में कंट्रोल की लागत, यानी कास्ट ऑफ कंट्रोल एज ए गुडविल। और यदि उनको हम 1,10,000 ही देते हैं तब तो सर दे रहे हैं 1,10,000, अब पा कितना रहे हैं 1,20,000, यानी अधिक पा रहे हैं, तब तो सब पूरा बिजनेस पे कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ। तो इस तरह हम लोग कास्ट ऑफ कंट्रोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक तो होगा हम लोग का गुडविल के रूप में, एक होगा हम लोग का कंट्रोल के रूप में, दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगी तब तो कास्ट ऑफ कंट्रोल हमारा नील हो जाएगा। कैसे निकालते हैं हम लोग हैं कास्ट ऑफ कंट्रोल, कास्ट ऑफ एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी का जब शेयर परचेज करती है तो जो वैल्यू उसकी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। और जो कंपनी परचेज करती है वो अपने बैलेंस शीट की असेट साइड में लायबिलिटी, वो असेट साइड में इन्वेस्टमेंट के रूप में लिखती है। वो शेयर इन एस लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, जिस कंपनी का शेयर परचेज किया पूरा शेयर की वैल्यू, अमाउंट वाले कॉलम में जितना उसको अमाउंट दिया है, पेमेंट किया है, वो वैल्यू लिखता है, मतलब शेयर परचेज करने की लागत लिखता है वो। चलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करना हम लोग को है, क्या क्या हमको मिला है, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, और क्या मिला है। तो चूंकि प्रॉफिट कौन सी प्रॉफिट है सर, प्री है कि आफ्टर है सर, किस डेट पे हम खरीद रहे हैं, 31/3/2020 को खरीद रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है वो सब तो हमारे जानने परचेज करने के डेट के पहले का है ना। तो क्या बोल लेंगे हम लोग, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। मान लीजिए 1 साल और टाइम समय बीत गया हम लोगों का, अब यहाँ 21 लिख दे रहे हैं, हमने खरीदा क्या था 20 को ही, 31/3/2020 को, अगले साल की बैलेंस शीट कितनी हो गई 30,000, तब तो सर इसका मतलब ये 30,000 में तो 20,000 पहले का है और 10,000 क्या है बाद का है। तो हम तो कैलकुलेट कौन सी प्रॉफिट करेंगे, अपना जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम लोग की है, क्योंकि आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट है वो तो हमारे कंट्रोल में, जो हमने हमारे कंट्रोल में जब बिजनेस रन किया तब वो प्रॉफिट कमाया। तो ऐसी प्रॉफिट हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट होती है, उसको होल्डिंग कंपनी क्या करता है, अपने प्रॉफिट में इंक्लूड करके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाल लेता है। एकीकृत लाभ या संचय, अगर रिजर्व है तो रिजर्व में जोड़ लेता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जोड़ लेते हैं हम लोग। चलिए तो 1 मिनट, तो कौन कितनी प्रॉफिट है हमारा, प्री एक्विजिशन था 20,000 था, 10,000 क्या था हमारा आफ्टर एक्विजिशन। तो चलिए पहले रिवर्स कर लेते हैं हम लोग, 2020 पर है, जिस डेट का बना है उसी डेट पे परचेज हो रहा है। चलिए शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे कितना हमने पेमेंट किया, हाँ पहले फार्मूला लिख लीजिए, फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट
प्री एक्विजिशन, यदि कोई पहले से रिजर्व रहता तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते, ऐड कर लेते हम लोग। हाँ, और जो हम शेयर 10 शेयर परचेज कर रहे हैं तो सर 10,000 की जो शेयर है 10 रुपये इसका वैल्यू शो हो रहा है, ये सर 5-6 साल से, इसे 10 साल पहले भी यही रेट था, आज भी यही रेट है। तो सर कोई बात नहीं है, आप शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए शेयर का वैल्यूएशन करके आप। तो शेयर का वैल्यूएशन कैसे होता है सर, जो आपका असेस्ट है ना, इस असेस्ट में पहले असेस्ट का वैल्यूएशन कर लीजिए आप, इसका आज क्या वैल्यू है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आज क्या वैल्यू है। तो सर इसकी आज जो वैल्यू है सर, इसका वैल्यू मिला के हमारा हो गया 1 लाख की वैल्यू हो गई हमारी 5 लाख की। तो कोई बात नहीं, 1 लाख की वैल्यू हो गई 5 लाख, अभी सर आपका ये है, तो टोटल कितना हो गया आपका 5,20,000। तब तो सर शेयर की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 रुपये शेयर की वैल्यू नहीं है, 10 शेयर से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, एक शेयर की वैल्यू 52 रुपये है, तो एक शेयर की वैल्यू 52 रुपये है, तो 10,000 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,20,000 हो जाएगा। तब तो सर आप जो लिखे हैं यहाँ 1 लाख रुपये, यानी आपको यहाँ 1 लाख नहीं लिखना है। अभी तो मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन रहता तो यहाँ 1 लाख लिखते, यहाँ पे हम लोग 20,000 लिखते, और कितने में परचेज किया उसको हम लिखते। अभी तो मान लीजिए परचेज किया हमने 1,40,000 में, ठीक। और रिजर्व मान लीजिए कुछ रिजर्व नहीं है, डैश से हम लोगों का है, तब तो सर हम लोग 1 लाख यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए 5,20,000। लेकिन सर जो फेस वैल्यू हम उसको ही लिखते हैं, और असेस्ट का जो वैल्यूएशन होता है, असेस्ट की वैल्यू यदि बढ़ गई है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लीजिए इसी में, ऐड प्लस प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ असेस्ट। कितना प्रॉफिट हुआ है सर 4 लाख। देखिए हो गया आपका 4 लाख, ही 1 लाख, ही 20,000, 4,20,000 हो गया हम लोग। तो हम लोग करते क्या है सर, असेस्ट का शेयर का वैल्यूएशन नहीं करते हम लोग हैं, क्या करते हैं सर, असेस्ट का वैल्यूएशन करके और जो प्रॉफिट होती है, अगर वैल्यूएशन पे रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की रकम को जोड़ देंगे, यदि लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं किया गया, नॉर्मल कंडीशन है ना, तो अगर है तो प्लस करना है, एबी डैश लगा दे रहे हैं। और यदि रीवैल्यूएशन करने पे लॉस आ जाता है किसी प्रॉपर्टी में, तो लॉस ऑन इवैल्यूएशन ऑफ असेस्ट। इसके अलावा यदि कंपनी में पहले से कोई लॉस है तो इस लॉस को भी जिस तरह प्रॉफिट ले रहे हो उसी तरह आपको हानियां भी लेनी होंगी, इसको भी आपको रिटेन ऑफ करना होगा। क्यों, लाभ ले रहे हैं तो सभी पत्ती भी लीजिए आप, लाभ के साथ हानि जुटा रहता है। टोटल वैल्यू एडजस्ट कर लिया हमने, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं हमने एज्यूम किया था, अगर रहता तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते, ठीक। तो कितना आता है हम लोग का 1,20,000, और कितना हमने पेमेंट किया है 1,40,000, कितना अंतर आ रहा है हम लोग का है 1,20,000। तो 20,000 को क्या बोलेंगे हम लोग, कास्ट ऑफ कंट्रोल। क्या होगा, गुडविल होगा, कैपिटल रिजर्व तो अधिक है ना, तो क्या कहलाएगा ये, गुडविल के रूप में हो जाएगी। यदि हमारी ये रहता है हम लोग का 1,05,000, तब तो सर ये कितना आता है हम लोग का 15,000, तो ये क्या कहलाता है हम लोग का कैपिटल रिजर्व, क्योंकि दे रहे हैं 1,05,000 और पा कितना रहे हम लोग हैं सर 1,20,000। तो ऐसे कंडीशन में क्या निकल के आता है हम लोगों का कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल कास्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल के रूप में हो चाहे यह कैपिटल रिजर्व के रूप में हो, इसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अंतर यही है कि यदि वो कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस हेड में शो करते हैं, और यदि गुडविल है तो वह नॉन करेंट असेस्ट में उसको हम लोग शो कर देते हैं। तो ये था हम लोगों का कास्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक। अब आते हैं प्री एंड आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर होल्डिंग कंपनी के लिए कहा जाए तो प्री एंड आफ्टर एक्विजिशन जो हम लोग का है, ये बैकबोन ऑफ द होल्डिंग कंपनी के लिए है।
उसके न्यूमेरिकल लगाने का एक बैकबोन है हम लोग का, रीढ़ की हड्डी है, प्री एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना। चलिए समझते हैं हम लोग हैं। तो पहले तो सीधे बैलेंस शीट से समझ लेते हैं हम लोग हैं। जिस डेट में हमने बैलेंस शीट बना हुआ उसी डेट को परचेज किया है, जो प्रॉफिट सो हम लोग का है कितना है, 20,000 है, तो क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। या बैलेंस शीट है हम लोगों का 2021 अगर आ गए हम लोग, और प्रॉफिट कितना हो गया है 30,000, यानी कि 30,000 में हम लोग का क्या है, 2020 था ना, 2021 हो गया है, तो 10,000 प्रॉफिट इसमें कि 10,000 की प्रॉफिट क्या है, आफ्टर है, और 20,000 की प्रॉफिट क्या हम लोग का, प्री एक्विजिशन हम लोग की है। और भी इसको निकालने का तरीका हम लोग के पास है, 1/4/2020, 31/3/2021 प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए यहाँ पे है 8,000 और यहाँ पे हम लोग की प्रॉफिट एंड लॉस हो गई है 20,000। ये डेट है ओपनिंग, ये डेट है क्लोजिंग हम लोग का। इसका मतलब क्या हुआ, साल भर में कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, तो साल भर में हमने 12,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में। चलिए अब देखते हैं हम लोग हैं, हाँ, प्री और आफ्टर का कैसे विभाजन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। यदि हम इस डेट पे शेयर परचेज करते हैं सब्सिडरी कंपनी की, तब तो सर आप अगर इस डेट पे परचेज कर रहे हैं, इस डेट की प्रॉफिट कितनी से हो रही है, 8,000। 8 ऐसे सुनिए, 8/12 कितना हो गया, 20। तब तो इसी डेट पे परचेज कर रहे हैं, इधर क्या दिखाई दे रहा है, 8,000 है, तो 8 क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और 12 क्या कहलाएगा हमारा, पोस्ट या आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट। पहला पॉइंट क्लियर, पहला कंडीशन। आगे आते हैं, यदि हम इस डेट को परचेज करते हैं, किस डेट को, 31/3/2021 को, तब तो इस डेट की प्रॉफिट है कितनी, टोटल का टोटल यहाँ से यही देख लेते हैं, यहाँ से टोटल पीछे कितना है, 12/8/20, यानी 20,000 क्या पहले का है, तो ऑलरेडी 20,000 शो भी कर रहा है, तब तो सब प्री एक्विजिशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000, यहाँ कितना हो जाएगा, नील। दूसरा कंडीशन हो गया हम लोग का। आगे आते हैं हम लोग हैं, यदि हम कंपनी ठीक बीचों बीच मतलब 30/9/2020 को परचेज कर रहे हैं, तब तो 6 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ इधर हो गए और 6 मंथ इधर हो गए। तब तो देखा जाए तो 12,000 की जो प्रॉफिट है, तो 6,000 आप इधर लिखो, पूरे साल भर में 12,000 कमाए, तो 6,000 इधर 6,000 इधर। अगर 4 इधर होता, 4 महीना रहता, 8 महीने रहता, तो 4,000 ध्यान पे लिखते, 8 महीने का 8,000 इधर लिखते, क्योंकि 6 महीने पे हमने डिवाइड कर दिया है। अब परचेज कब किया है, 30/9 को, तब तो एकदम क्लियर है। इस लाइन के इधर देखिए आप, तो 6 और 8 6 14, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, 14,000। इधर देखो, इधर वहाँ तक नहीं देखना है, ध्यान रखना है, इसकल 2 लगा है बीच में, इधर देखो कितना हो गया, 6,000, ये कितना होगा, 6,000, कितना हो गया, 8 6 6 इसकल 2 20, यानी 20,000 के प्रॉफिट में 14,000 क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और बाकी 6,000 क्या है, आफ्टर एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये तीसरा कंडीशन हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, देखो अगर यहाँ पे रहता ये -10,000, -10,000 है, यहाँ पे कितना है, 20,000 प्लस हो गया, तो पूरे साल में कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, तो ऑलरेडी 10,000 माइनस में थे, अभी 20,000 प्लस में हो गए। इसका मतलब ये हुआ साल भर में 30,000 रुपये हमने कमाया। मतलब हम जो सुबह आए थे कोचिंग में, तो 10,000 कर्जे में थे। क्या थे, 10,000 कर्जे में थे हम,
और जब शाम को जाने लगे तो 20,000 प्लस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब दिन भर में 30 कमाए होंगे या तो 10,000 कर्जा चुकाए होंगे, अब 20,000 बचा है प्लस में आपका, तो साल भर में कितना कमाया, पूरा का पूरा 30,000, तो 15 इधर और 15 इधर। अब देखा जाए, अब यहाँ से इधर देखिए, अगर हाँ सॉरी, यदि आप इस डेट पे परचेज करते हैं तो ये सिचुएशन, इस डेट पे करते हैं तो ये सिचुएशन, इस डेट पे करते हैं तो ये सिचुएशन होगा, पूरा आपको लेना होगा, ये और प्लस माइनस ये भी। तो जैसा सिचुएशन होगा वहाँ अपनी लाइन खींचिएगा और तुरंत क्या कीजिएगा, प्री और आफ्टर को डिवाइड कीजिएगा। ठीक, मान लेते हैं बीचों बीच ही हम लोगों का है, तब तो सर ये कितना हो जाएगा, -10 और 15, -10,000 और प्लस 15,000 कितना हो गया, ये 5,000, तो 5,000 क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन, और इधर क्या प्लस 15 है, कितना हो गया 15। हमेशा हम ध्यान रखना, दोनों को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो वो अमाउंट हमको मिलनी चाहिए जो बैलेंस शीट में शो है इस डेट पर, 31/3/2021 जो भी बैलेंस शीट का डेट होगा हम लोगों का। ठीक, ये हो गया माइनस की कंडीशन में हम लोगों का। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट दिया है उसमें ये देखना है कि जिस डेट पे कंपनी उसके सब्सिडरी कंपनी के शेयर को परचेज कर रही है उस डेट का प्रॉफिट का सिचुएशन है क्या, कितना प्री है, प्री में है तो कितना प्रॉफिट में है, कि वो माइनस में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो समझिए माइनस है, क्रेडिट बैलेंस है समझिएगा प्लस में है। ये हम लोग का था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब हम लोग प्री एंड आफ्टर ये प्रॉफिट निकालते ही क्यों हैं, इनका नेचर क्या होता है। सर इनका जो नेचर हम लोग का है कैपिटल नेचर के होते हैं, इनका जो नेचर हम लोग का है रेवेन्यू नेचर का होता है। तो जो प्री एक्विजिशन होती है वो कैपिटल नेचर का होता है, उसको सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज करने में जो हमने उनको पेमेंट किया है उसके कैलकुलेशन में कंसीडर कर लेते हैं। मतलब हम आपको शेयर के बदले में दिए क्या है, आपसे लिए क्या है, क्या क्या लिए, शेयर लिए हैं और प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिए हैं। और इसका यूज़ क्या किस लिए होता है, आफ्टर डिविजन का मतलब हमारे कंट्रोल में आने के बाद सब्सिडी कंपनी ने कितना लाभ कमाया वो क्या कहलाएगा, आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट। अब हम लोग देखते हैं कि किसका प्री एक्विजिशन का यूज़ किधर है, आफ्टर का यूज़ किधर है। ठीक, इसका यूज हम लोग का किसके काम में आता है, कास्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन में। आफ्टर का यूज किसके लिए आता है हम लोग का है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने के यूज में आता है। मतलब 5,000 इसमें यूज होगा, 15,000 इसमें यूज होगा, और बाकी इन दोनों का यूज यदि कंपनी ने दूसरे कंपनी के 100% शेयर परचेज किया है तब तो पूरी प्रॉफिट बढ़ गई, पूरा का पूरा 20,000 में ये ले लिया, 5 पहले का हो गया, 15 बाद का हो गया, चला गया इधर कास्ट ऑफ कंट्रोल में, इधर का चला गया आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। लेकिन यदि 50% से अधिक और 100% से कम शेयर खरीदते, मतलब 70% शेयर परचेज किया, अगर 70% परचेज किया है तब तो सब प्री एक्विजिशन का 70% और आफ्टर का भी 70% कहाँ चला जाएगा, दोनों माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो होल्डिंग कंपनी के कंडीशन में कि हम लोग सबसे जो इम्पॉर्टेंट हम लोग का कैलकुलेशन है या टॉपिक हम लोग का है, वो टॉपिक हम लोग का है सब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये ये तीनों तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्री एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन, मतलब सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट एंड रिजर्व का विभाजन कर लेते हैं। यदि विभाजन आपने कर लिया है तभी आप ये तीनों कैलकुलेशन हो पाएगा। तीनों कहाँ हम लोग शो करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, क्योंकि ये प्रोविज़न है कि सभी होल्डिंग कंपनियां यदि उनके पास एक से अधिक सब्सिडरी कंपनी है तो वो अपने बैलेंस शीट के साथ साथ एक सेपरेट बैलेंस शीट बनाएंगी जिसमें अपने असिस्ट लायबिलिटी के साथ साथ जितने भी हमारे सब्सिडरी कंपनी हैं उनके सारे असिस्ट और लायबिलिटी को उसमें शो करेंगी।
तो जितनी भी सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट होती हैं वो सारे उथल पुथल हो जाती हैं, मतलब उनका सारा अमाउंट घूम फिर के कहाँ चला जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। किस रूप में जाता है, कास्ट ऑफ कंट्रोल में, कुछ एमआई में, कुछ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के रूप में, कुछ कंसोलिडेटेड रिजर्व के रूप में। ये था हम लोग का टॉपिक, कास्ट ऑफ कंट्रोल एंड प्री इक्विजिशन एंड आफ्टर इक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व। टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।